सद्भावना हॉस्पिटल। हमारे यहाँ शरीर की अनेकों बीमारियाँ जैसे हृदय, शुगर व छाती रोग, हड्डी व जोड़ रोग, लेप्रोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, बच्चों में महिलाओं की सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ मल्टी स्लाइस, ईसीजी, 2D इको, कलर अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, आईसीयू वेंटिलेटर, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान कार्ड द्वारा इलाज देने वाला एकमात्र स्थान सद्भावना हॉस्पिटल, नज़दीक कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हुड्डा सेक्टर, फतेहाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। टोहाना में किसानों व प्रशासन में बनी सहमति, किसानों ने धरना किया समाप्त। पुलिस धारा 307 हटाने को तैयार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देश को संबोधित। कांग्रेस संगठन में फेरबदल की चर्चाएं गर्म। प्रदेश कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर मुफ्त वैक्सीनेशन की उठाई मांग। डेरा मुखी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी, स्टेरॉइड के प्रयोग पर लगी रोक। हेल्पिंग हैंड ने स्वास्थ्य कर्मियों को किया सम्मानित। बाबा रामदेव द्वारा दिए गए बयान के बाद मचा बवाल, स्ट्रीट मेल ने आयोजित की गोष्ठी। अब समाचार विस्तार से। टोहाना में फतेहपुरी के किसान मक्खन सिंह की रिहाई के मामले का पेच फंसने के चलते किसानों व प्रशासन के बीच तनाव बरकरार है। दोनों पक्षों में कई घंटे से बातचीत जारी है। प्रशासन के लिए सुबह रात की खबर तब आई जब किसान नेता राकेश टिकैत ने युवा किसान रवि आजाद और विकास सीसर की रिहाई के बाद प्रदेश में थानों के घेराव का ऐलान वापस ले लिया। मगर टोहाना थाने में किसानों का धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी है। अभी एक आदमी हमारा मक्खन सिंह वहाँ पे बंद है, उसके बारे में यहाँ पे पंचायत होगी और पंचायत में आगे की रणनीति तय करेगी, क्योंकि उसमें भी जो यहाँ का विधायक है उसने अपनी जो एप्लीकेशंस थी वो वापसी ले ली, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेगी। और जो थानों का घिराव था वो यहाँ की कमेटी ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के जो थानों के घिराव थे घिराव नहीं होंगे। असल में अब मुद्दा किसान मक्खन सिंह की रिहाई पर आकर अटक गया है। किसान मक्खन सिंह के मुकदमे में पेच यह है कि मक्खन सिंह पर विधायक देवेंद्र बबली के पीए राधेश्याम ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मक्खन पर धारा 307 के तहत केस दर्ज कर रखा है। कानून मुताबिक जानलेवा हमला मामले में तुरंत जमानत मिलना कठिन है। मक्खन को जमानत तभी मिल सकती थी जब उस पर लगी धारा 307 हटाई जाए। इसी के चलते आज हुई समझौता वार्ता में शिकायतकर्ता राधेश्याम ने थाने में एप्लीकेशन देकर अपनी शिकायत वापस ले ली। शिकायत वापसी के बाद पुलिस ने मक्खन के विरुद्ध धारा 307 हटाने का प्रस्ताव रखा ताकि मक्खन की जमानत हो सके, लेकिन किसान नेता मक्खन पर बना मुकदमा रद्द करने पर अड़ गए। एसपी ने मुकदमा रद्द करने की मांग एक बार भी तुरंत मानने से इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारी इस मामले में चंडीगढ़ से मिलने वाले निर्देशों का इंतजार करते रहे। डीसी व एसपी के साथ आज इस विषय पर किसान नेता राकेश टिकैत, जोगिंदर गुरवा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जोगिंदर यादव, जोगिंदर नैन, सूबे सिंह समैन व मास्टर रघुवीर सिंह की कई दौर की वार्ता चली। प्रशासनिक अधिकारी किसान नेताओं को समझाने में सफल रहे कि धारा 307 के हटने के बाद मुकदमों में कुछ नहीं बचेगा। किसान नेताओं ने विचार किया कि यदि वे यहां उलझ गए तो दिल्ली का आंदोलन कमजोर पड़ सकता है। इसलिए किसान नेताओं ने प्रशासन के प्रस्ताव को स्वीकार कर मंच से धरना समाप्ति की घोषणा कर दी। धरना समाप्ति की घोषणा के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हाँ, समापन हो गया है। सरकार ने रिहा करने की बात कर ली है, प्रशासन ने केस वापसी की बात कर ली है। तो ये दोनों बातें हो गया। दोनों बातों के लिए यहाँ पे धरना था और जो एमएलए उसने खेद प्रकट कर लिया है, तो मामला जो है इसका पटाक्षेप, टोहाना कांड का पटाक्षेप हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। आइए प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं। कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में
मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। दुनिया के हर कोने से, जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था, उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया, लाया गया। इसी तरह जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया गया। विदेशों में जहां भी दवाइयां उपलब्ध हो, वहां से उन्हें लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस संगठन में फेरबदल की चर्चाएं गर्म हैं। चर्चा है कि पंजाब के साथ हरियाणा में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। चर्चाओं का कहना है पार्टी आलाकमान किसी युवा और जाट चेहरे को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना सकती है। इस वजह से दीपेंद्र हुड्डा व रणदीप सुरजेवाला का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। लेकिन कांग्रेस में अक्सर ऐसी अटकलें चलती रहती हैं और उन पर अमल होने में कई बार बरसों बरस बीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला आज रामपाल माजरा से मिले। रामपाल माजरा भाजपा में थे और पिछले दिनों में उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हमारे शहर में एक ऐसे युवा हैं जो गरीब बच्चों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। बेटी संस्था के संचालक जय सिंगल गरीब बच्चियों की शादी में हेल्प करते हैं। साथ में झुग्गी झोपड़ियों में जाकर गरीब बच्चों को भोजन, कपड़े व चप्पल आदि बांटते हैं। जय सिंगल गरीब झुग्गी वाले बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार उन्हें जगह दे तो वे स्कूल खोल सकते हैं। हमारी संवाददाता स्वाति गौतम ने जय सिंगल से बात की। आगे कोई भी इनकी स्टडी को लेकर आपने कुछ सोचा कि हम स्टडी के लिए मैडम इसको हम हमने 50 बच्चों को रेगुलर पढ़ाया है और अभी भी कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन स्कूल बंद है, इसलिए एक बार वो रुका हुआ है। हमारे मन में ये जोर है कि अगर हमारा सहयोग होता है, सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिलता है, तो हम जो एक छोटा सा मतलब एक स्कूल स्टार्ट करें जिसमें कि 20 बच्चों को पढ़ाएं और जिन बच्चों माँ बाप अपने रोड पे हैं उनको वहाँ रखें, शिक्षा दें। हमारे मन में ये है, लेकिन हम अकेले नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिएगा। अगर कोई सहयोग करने वाला हमें मिलता है, हमारे साथ जुड़ता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं, संभाल लेंगे हम उसको। ये हम उसको अच्छे से चलाएंगे। मतलब जो बच्चे जरूरतमंद हैं उनको भी खाना वाना, पढ़ाई, उनकी शिक्षा और उनकी अच्छे से उनकी देखभाल करेंगे। अच्छा बड़ा अच्छा अफसर बन सके। उसके लिए मैडम हमें सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। अगर गवर्नमेंट सहयोग करती है, हमें कोई स्थान जगह देती है, तो हम पर समय सारा लगा देंगे वहाँ पर। हम मेंबर हैं, हम लगा देंगे वहाँ, बच्चों को पढ़ाएंगे निःशुल्क, किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे उनको। जय सिंगल का पूरा इंटरव्यू आप कल मंगलवार को YouTube पर स्ट्रीट मेल टीवी पर 12 बजे देख सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांग की गई है कि केंद्र की मोदी सरकार को प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने एवं यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन का निर्देश दिया जाए। कोरोना संक्रमण को लेकर मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पहले उनका रैपिड टेस्ट लिया गया था जो पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन आज RT-PCR टेस्ट में उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब उनका अन्य बीमारियों के लिए मेदांता में इलाज चलेगा। इससे पहले आज सुबह उनकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत ने डेरा मुखी से मुलाकात की। हनीप्रीत ने अटेंडेंट कार्ड भी बनवा लिया है। यह जानकारी खुद हनीप्रीत ने देते हुए बताया कि अब 15 जून तक अस्पताल में बाबा राम रहीम की देखभाल करेगी। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ की ओर से आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय समर कैंप 2021 के 6 से 9 आयु वर्ग में एकल गीत प्रतियोगिता में देशभक्ति का गीत गाकर SVM स्कूल की छात्रा शेजल शर्मा ने जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। स्कूल संचालक विजय निर्मोही ने विजेता छात्रा को बधाई दी है।
कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अपनी सेवाएं निभाई जा रही हैं और इन सेवाओं को देखते हुए रतिया हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया गया। इस कड़ी में रतिया के एसएमओ डॉक्टर भरत सिंह, हेल्थ इंस्पेक्टर डॉक्टर राजेश योंकद आदि को सम्मानित किया गया। स्थानीय भाजपा जिला कार्यालय में आज जिला अध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह ग्रोहा की अध्यक्षता में जिला के पदाधिकारियों की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाजपा एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत और ने एससी मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में नगर पार्षद भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नेहा मित्तल ने त्रिवेणी लगाकर लोगों को पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। इस मौके पर उनके साथ प्रोफेसर संध्या अग्रवाल, डॉक्टर आरुषि मित्तल, शुभ सिंगला, आयुष मित्तल, अपूर्व अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। समाज सेवी हजारीलाल नरूला की धर्मपत्नी स्वर्गीय रेशमा रानी नरूला की स्मृति में आज हिजराना कला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लायंस क्लब फतेहाबाद रायल व जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने विशेष योगदान दिया। रक्तदान शिविर में डेरा बाबा भूमन शाह प्रमुख बाबा ब्रह्मदास जी महाराज ने विशेष रूप से शिरकत की। इस कैंप में रक्तदाताओं द्वारा 45 यूनिट रक्तदान किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज की गाइडलाइन में बदलाव किया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते या हल्के लक्षण हैं, उन्हें अब किसी तरह की दवाइयां या स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि दूसरी बीमारियों की जो दवाएं चल रही हैं, उन्हें जारी रखना चाहिए। ऐसे मरीजों को टेली कंसल्टेशन लेना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए। गाइडलाइन में कहा गया है कि ऐसे संक्रमितों को सीटी स्कैन जैसे टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी और डॉक्टरों पर दिए गए विवादित बयान के बाद बवाल हो गया है। हालांकि उनके बयान के बाद एलोपैथी पर बहस भी शुरू हो गई है। एलोपैथी व पतंजलि पीठ दोनों ही एक दूसरे पर लूट मचाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बाबा रामदेव पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी हो रही है। स्ट्रीट मेल टीवी ने इस ज्वलंत विषय पर आईएमए, पतंजलि पीठ व बार के प्रतिनिधियों को शामिल कर इस विषय पर गंभीर चिंतन किया। मदन गोपाल जी, आप कहां तक सहमत हैं बाबा जी की बात से कि ये जो एलोपैथी है ये स्टूपिड साइंस है? मेहता जी, जिस दिन ये मीटिंग चल रही थी वर्करों की, उस दिन मैं भी बतौर एक वर्कर पतंजलि का ऑनलाइन उस मीटिंग से जुड़ा हुआ था और रियल में बाबा जी व्हाट्सएप पर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फोन को देख देख के पढ़ रहे हैं और जो उसमें लिखा हुआ था वही बोला बाबा जी ने। और बात रही जैसे एलोपैथी की, तो बाबा जी ने कहा कि सभी पैथियों का सम्मान करता हूं और यह भी बाबा जी बोलते हैं कि आपातकाल में व्यक्ति को एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए। एलोपैथी बनाम योग पर आप पूरी बहस कल मंगलवार को दोपहर 2 बजे YouTube स्ट्रीट मेल टीवी पर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें निरंतर स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। YouTube पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब करना और Facebook पर जाकर स्ट्रीट मेल पेज को लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। नमस्कार।